मुहावरे में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ है मेरे को होस्ट मियाँ शाहिद साहब। हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ तजिया निगार और साफ़ी जनाब मोहसिन बेग साहब ने। मगर मैं कुछ खबरें पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। रन डाउन, सुप्रीम कोर्ट में मजीद जजेस की तैनाती होगी, क्या इससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगी या रुकेगी? क्योंकि बहुत मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने आज इसका बाईकाट भी किया और PTI भी उठकर चली गई। ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। और रियासत जो है क्या PTI के जो खतूत जो बानी PTI लिख रहे हैं उनका जवाब देगी, या उनके लिए ये कोई ज़्यादा अहम बात नहीं है, या ये उनके लिए मुश्किलात क्रिएट करें जिस तरह क्लेम करती है PTI? इस पर भी बात करेंगे। IMF तकरीबन 29 मिनिस्ट्रीज में जाके देख रहा है, झांक रहा है, कुछ ज़्यादा ही चीज़ें वो देख रहा है। और अब तो वो जुडिशरी के हवाले से भी और करप्शन के हवाले से भी हमें हदायतनामे जारी कर सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इजराइल सऊदी अरेबिया में क्या एक रियासत बनाने में कामयाब होगा? दुनिया भर के मुसलमान हुक्मरानों ने तो जो भी करना है, मुसलमान दुनिया के जो आबाद हैं, दुनिया में 1.25 अरब 1.5 अरब, वो क्या करेंगे? जनाब बहुत शुक्रिया मोहसिन बेग साहब। मोहसिन बेग साहब, एक जब से इलेक्शन मार्ज वजूद में आया है या लाया गया है, अब एक बहरान कंटिन्यू करता है। जुडिशरी तकसीम, समाज भी तकसीम और हर जगह तकसीम, पार्लिमान भी तकसीम, और इसमें कोई लेटअप नज़र नहीं आता। आज भी जिस तरीके से चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, इससे क्या चीज़ें दुरुस्त हो पाएंगी? जनाब बेग साहब। बहुत शुक्रिया काजी साहब। बेसिकली अगर आप ओवरऑल माशरे को देखें तो नेचुरली आपको चीज़ें बिखरती हुई नज़र आएंगी और उसमें बिगाड़ जो है वो हर शोबे और हर स्टेज पे आपको नज़र आता है। बेसिकली जो भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं या कौमें हैं, उनको चाहिए कि वो एक सिमत का तयन कर लें और उसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि ज़्यादातर आपको पर्सनल अना और पर्सनल ग्रजेस पे नज़र आता है, उसको ख़त्म होना चाहिए मुल्की सतह के ऊपर। यहाँ पे कोई शख्स किसी को पसंद नहीं करता, कोई अपनी मर्जी बाकियों पे मुसल्लत करना चाहता है। तो इसलिए जो आइन और जो एक वाज़ह असूल है गवर्नेंस का या रियासत को चलाने का, वो आपको नज़र नहीं आ रहा। नज़र आ रहा था, आता था, वो बिखरना शुरू हुआ, वो ज़ायल होना शुरू हो गया, और जो पर्सनल जो चीज़ें थी वो आपके सामने आनी शुरू हो गई। तो ऐसे में अगर सबको ये सोचना ज़रूरी है कि अगर इस मुल्क को हमने आगे लेके जाना है या नई नस्लों के हवाले करना है, तो आपको ये जो चीज़ें इस वक्त बहरान नज़र आ रहे हैं महकमों के अंदर, उस नेचुरली वो जजेस हैं या वो और अदारे हैं या जुडिशरी है, उस सब की हालत एक ही जैसी है। आप देख लीजिए, जहाँ पे पर्सनल अला का मसला आता है वहाँ से वो सारे आइन, कानून और रवायात पीछे रह जाती हैं और पर्सनल ग्रज या अना आगे आ जाती है। तो ऐसे में अगर ये जो भी आज जजेस की अपॉइंटमेंट हुई, नेचुरली उस पर कुछ लोगों को एतराज़ था, लेकिन अगर एतराज़ का ये तरीका नहीं होता कि आप उस सिस्टम को ही डिरेल कर दें या उस सिस्टम को चलने ही ना दें, आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। अब जब किसी और का वक्त था तो उस वक्त भी ऐसे ही हालात थे, और वो भी अपनी ज़ाती अना के ऊपर जो हमारे पहले मोहतरम जज साहिबान थे वो जिस किस्म के फैसले कर रहे थे। लेकिन बेग साहब, क्या शफाफियत का ये तकाजा नहीं था कि आज जो कमीशन का इजलास हुआ उसमें 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो हैं वो बाकायदा एहतजाज से उठ गए कि उन्होंने ख़त लिखा था कि इसको मौखर किया जाए, लेकिन उनका मौक़िफ़ जो है वो नहीं सुना गया, और फिर 2 अपोजिशन के अरकान भी उठ गए। तो फिर इसको बाकायदा तौर पे शफाफियत का अंसर सामने रखते हुए इसको उनकी राय सुनना चाहिए थी। वैसे देखिए शाहिद साहब, बिल्कुल किसी भी अपोनेंट बंदे की जो मेंबर है उसकी राय सुननी ज़रूर चाहिए, बेशक आप उससे इत्तफाक ना करें। लेकिन ये रवायत पहले बहुत बार हो चुकी है, जब ये बैठे रहे और बाकी लोग इख्तलाफ करके बाइकआउट करके चले गए। बाकी मुअज़्ज़िज़ जज साहबान मौजूद हैं, कोई ज़्यादा पुरानी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मकसद ये है कि जब आप अपने मफादात और अपनी सियासत और अना को आगे लेके आएंगे तो आपका एहतजाज मैंने नहीं रखता। अगर आप लॉ और कानून की बात करेंगे तो मैंने होगा, अगर आप उसको स्कोर सेटल करने की बात करेंगे तो वो ओवर रूल कर दिया जाएगा, मेजॉरिटी का फैसला माना जाता है। यहाँ पे फैसले आपकी रियासत में आजकल
इसी तरह ही हो रहे हैं और पहले भी इसी तरह ही होते थे। नजर बेग साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं एक और बात देखें, आप खुद बर्बरियत का शिकार हुए, हमने आवाज़ उठाई जो हम नईफ आवाज़ साफ़ी उठा सकते हैं, आप जानते हैं हम कितने ताकतवर हैं, लेकिन अब बारी किसी की भी हो, वो सेम जो रेन है वो कंटिन्यू करती नज़र आती है, कभी दीवार की इस साइड पे, कभी डिवाइड की उस साइड पे, काम एक ही हो रहा है। वाई कांट वी, इस रविश को हम बदल नहीं सकते? देखिए, लोग फिर बहुत इजीली कह देते हैं कि यार इन्होंने भी तो यही किया था, अब क्यों जो है एहतजाज या शोर डाल रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल बजा है कि हमें इस रविश को बदलना है, अपने आने वाली नस्लों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करके जाएं, रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जाए। लेकिन जो भी शख्स उस चेयर पे बैठा होता है या उसका दौर या उसका जोर चल रहा होता है, वो सारी चीज़ों को मलिया मेट कर देता है। ये रवायत शायद हमारे कौमी विरसे में आ गई हुई है, तो इसको बदलना तो ज़रूर चाहिए, लेकिन बदलेगा कौन? हर शख्स तो वही है जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है। तो ऐसे में किसी को आप क्या ब्लेम देंगे? अगर कोई लीडरशिप ऐसी हमारे मुल्क में पैदा हो जाए, जिसके मुझे तो दूर दूर शायद कोई शवाहिद नहीं मिल रहे कि वो हमारी इस नेशन का माइंडसेट। लेकिन बेग साहब, आप बात कर रहे हैं रवश बदलने की, अब तो देखने में ये आया है कि जो तहरीक इंसाफ के जलसे हैं उसमें ज़बान इतनी करख्त इस्तेमाल की जा रही है, थू थू पे बात आ गई है, और वो भी वज़ीर जो आला हैं वो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह की लैंग्वेज जब आ जाए तो फिर रियासत एक्शन में आएगी, इस पर कोई जारहाना इक़दाम रियासत की जानिब से भी आएगा या खामोशी इख्तियार की जाएगी? देखें, जब शाहिद साहब रियासत एक्ट करती है तो वो बड़ा खौफनाक होता है। उसका टर्न बैक करना और उसका जो रिएक्शन है वो नेचुरली, कोई भी शख्स इस रियासत में या किसी रियासत में रहता हो वो रियासत के साथ लड़ नहीं सकता। तो इनको लोगों को सोचना चाहिए कि जब आप अपनी रियासत के खिलाफ इस किस्म की गुफ्तगू या इस किस्म का रवैया रखेंगे, देखिए दो ही तरीके होते हैं। शाही साहब, जो लोग पहाड़ों पे गन्ने उठा के बलूचिस्तान में या इधर हमारे जो KPK में है, और दूसरा तरीका है पार्लिमानी तरीका है जिसमें आप पार्लियामेंट में जाते हैं। ये ज़रा लंबा भी रास्ता है, थोड़ा मेहनत भी चाहिए कि आप पार्लियामान में आवाज़ उठाएं, आप महज़ब तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, उसके लिए रूल ऑफ लॉ के लिए कोशिश करें। लेकिन अगर आप ये समझें कि आपने इस तरह बढ़के मार के या इस तरीके से लैंग्वेज इस्तेमाल करके रियासत को या रियासती इदारों को अंडरमाइन करना है, तो वो मेरे ख्याल में ज़रा मुश्किल होगा। और ये रवैया और ये जो रास्ता है ये अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। आप पार्लियामान में हैं, आपके पास एक प्रोविंस की गवर्नमेंट है, आप माशाल्लाह सेनेट में हैं, आपकी जो नुमाइंदगी है तकरीबन सारे प्रोविंसेस में है, तो आपको वो वाला रास्ता अख्तियार करने की जरूरत नहीं है। तो इसके ऊपर सबको और करना चाहिए। रियासत जब एक्ट करेगी तो वो नेचुरली खौफनाक भी होगा। बेग साहब, एक और बात, बेग साहब, वो वाला रास्ता तो बज़ाहिर जो है वो ख़त्म हो गया है, मुज़ाकरात का रास्ता होता है, वो रास्ता तो बज़ाहिर जो है वो ख़त्म हो चुका। लेकिन क्या कोई बैकडोर राब्ते जो हैं वो चल रहे हैं? क्योंकि बातचीत का सिलसिला तो जारी रहता है, ये सुना था, और ये भी सुना गया है कि बातचीत का सिलसिला जो है वो शायद जारी है। आपके पास क्या खबर है कि कोई बातचीत हो रही है बैकडोर, और कोई इस तरह की जो है सबील निकल सकती है कि बातचीत से मामला हल हो जाए? देखिए शाहिद साहब, बातचीत के लिए एक माहौल क्रिएट करना पड़ता है, लेकिन जिस किस्म की ये गुफ्तगू और धमकी या बड़क मारना है उससे माहौल पैदा नहीं हो रहा। और नेचुरली अगर आप गुफ्तगू की टेबल पे बैठेंगे तो कहीं ना कहीं जाके वो रिजल्ट ज़रूर निकलता है। लेकिन अगर आपका रवैया यही रहे कि आप डरा कर, आप धमका कर उनको डायलॉग की टेबल पे लाएंगे रियासती या गवर्नमेंट को, तो वो नेचुरली उसके रिजल्ट नहीं निकलेंगे, आगे से भी वैसा ही रवैया दिखाया जाएगा। तो डायलॉग का रास्ता तो एंड ऑफ द डे आपको वहीं आना है। आपने इनकलाब ला के भी देख लिया, आपने चढ़ाई करके भी देख ली, आपने हर वो काम कर लिया जो एक इंतशार की तरफ जाता था, और लोगों को उसका, बेचारों का जो इनके फॉलोअर्स थे उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ा। कई लोगों की जान चली गई, कई लोग जेलों में हैं, कई लोग बेचारे केसेस भुगत रहे हैं। तो
तो ऐसे में इनकी जो लीडरशिप है, जो कि मैं समझता हूँ कि दिमाग से आ रही है, क्योंकि इन्होंने हर उस जमहूरी रवायात की खुद नफी की। ये 123 लोग थे कौमी असम्बली में, इनके लीडर ने कहा रिजाइन कर दो, फिर उन्होंने असम्बलियां खुद तोड़ दी। तो ऐसा रवैया जो है वो बजाय इसके कि आप किसी और को डैमेज करें, आप अपने आप को और अपनी पार्टी को डैमेज करते हैं। ये लोग बेचारे जो इनके वर्कर्स थे वो थक गए हुए हैं। तो ऐसे में इनको थोड़ा सोचकर जो है वो आगे डायलॉग की तरफ ही जाना चाहिए। बेग साहब, एक जो बाज़ अफसोस से कहना पड़ता है कि कुछ रवायतें भी ऐसी कायम हो रही हैं हमारे यहाँ। वैसे तो हमने बड़ा गर्म सर्द देखा, मार्शल लॉ को भी हमने भुगता, मगर ये कभी ये रवायतें जो इस जमहूरी दौर में होती रहीं, भले ये था या इससे पिछला दौर था, ये ऐसी हमने बातें नहीं देखी। एक पार्टी दूसरे को फिस्ताई कहती है, दूसरी पहले को फिस्ताई कहती है, और दोनों ही जो है वो माशाल्लाह एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये नहीं लगता कि अगर यही सियासत करनी है तो टुमारो these things can come back to us? बिल्कुल ऐसा है जी। पहले जो भी सीट पर बुर्जुमान होता है वो समझता है कि शायद मेरी बारी नहीं आनी, तो बारी आ जाती है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो जमहूरियत में जैसी कैसी लूली लंगड़ी, आई डोंट नो, ये जमहूरियत नाम भी इन्होंने शायद किसी और चीज़ का रखा है, पाकिस्तान में तो उसकी छवि नहीं मिलती। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इन लोगों ने आपस में ही डायलॉग करने हैं, आपस में ही रूल्स ऑफ गेम तय करने हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो कोई तीसरा फरीक करता है। जब तीसरा फरीक आ जाता है मैदान में और वो रूल्स ऑफ गेम बनाता है तो फिर सबको तकलीफ होती है। बारी आज इनकी है या किसी और की है तो कल दूसरों की होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको जितनी जल्दी समझ आए उतना बेहतर है। आज अगर ये अपोजिशन में है, आज ये अगर गिविंग एंड पे हैं तो कल नहीं होंगे। हालात बदल जाते हैं, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और अगर ये साहब, बड़े मुझे ये तसल्ली भी होती है कि सीनियर वाइसेस जो हैं जो ये बात कर रही हैं, और फिर मैं आपको ख़ास तौर पे इसी लूँगा कि आप विक्टिम भी रहे, और उसके बावजूद अगर ये हम बात कर रहे हैं कि एक दूसरे को बर्दाश्त करके आगे बढ़ें और अपनी रियासती ताकत को या हुकूमत को इस तरह से ना इस्तेमाल करें, क्योंकि कल जहाँ आज आप हैं कल वहाँ कोई और भी हो सकता है। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। IMF यहाँ आ चुका है, क्या कौन कौन सी महकमों में वो जा रहा है, क्या क्या वो देख रहा है, गवर्नर्स, जुडिशरी तक उनकी रसाई क्या अब होगी, वहीं से हमें क्लीन चिट लेनी पड़ेगी। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है किसी तारुफ के मोहताज नहीं जनाब डॉक्टर इकरामुल हक साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। IMF आया है और इस दफ़ा कुछ बड़े ही मैंडेट के साथ आया है। 29 से मिनिस्ट्रियों में जाएगा, गवर्नर्स पे बात करेगा, हमारी जुडिशरी को भी वो क्या स्क्रूटनी के नीचे रखेंगे या क्या? ये डॉक्टर साहब, इनका क्या मैंडेट है और क्या ये एक रूटीन ऑपरेशन होगा या इस बार कोई गैर मामूली तौर पर हमें जांचा जाएगा? डॉक्टर साहब जी शुक्रिया। कई साहब, ये मिशन जो है ये वो जो रेगुलर हमारी फिस्कल और मॉनेटरी चीज़ें चेक करने आता वो नहीं है। ये जो ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड मामलात हैं और जुडिशरी में जो उसकी इंडिपेंडेंस के प्रॉब्लम है वो भी उन्होंने, जाहिर है कि IMF ने शुरू में कहा था कि हम कहीं ऐसा प्रोग्राम नहीं करते जहाँ कम से कम जुडिशरी तो वर्केबल हो और उसको इंडिपेंडेंस हासिल हो। जाहिर है कि जो बाहर के लोग होते हैं वो इस बात पे बड़ा तवज्जो देते हैं कि अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, ये यहाँ हमने इकोनॉमी को देखना है, तो उसमें वहाँ की अदालतें काम कर रही हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटीज़, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो कोर्ट्स इंडिपेंडेंटली। अब यहाँ मसाइल जो आपको पता है आजकल पैदा हुए हैं जुडिशरी में, तो ये उनके लिए बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है कि इस तरह के मामलात में क्या हमें फिर उसको जो है ऐसे मुल्क के साथ काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये बड़ा डीप रूटेड इश्यूज हैं जो इस वक्त उनके ज़ेरे गौर है। और इसके अलावा वो देखना चाहते हैं कि गवर्नेंस के अंदर, आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि यहाँ असासे वगैरह डिक्लेयर होंगे, वो भी बस हम रूल बना के फिर भूल जाते हैं। तो वो भी मालूम करना चाह रहे हैं कि अदारों के अंदर भी किस किस्म के डिक्लेरेशन होते हैं, कितनी ट्रांसपेरेंसी है। हम भी वैसे आईने पाकिस्तान में 1908 आके भूल चुके हैं कि जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसपेरेंसी के और अकाउंटेबिलिटी के पर्पस के लिए होनी चाहिए। मगर आप तो देखते ही हैं कि 25 से भी हमने डाला था कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन का। 14 साल अब होने को आ रहे हैं 18वीं तरमीम को, और किसी चीज़ पर भी हम अमल दरामद नहीं कर सके हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो मैं इसमें एक बात ज़रूर कर दूं कि जो आज हुआ ये तो हमारे अपने मसाइल हैं, लेकिन IMF अगर इन चीज़ों को देखता है, अगर IMF जो है वो 29 डिपार्टमेंट्स में जाता है, उनकी गवर्नेंस चेक करता है, वहाँ करप्शन के एलिमेंट्स को देखता है, और ये भी देखता है कि एसेट्स डिक्लेरेशन हुआ है कि नहीं, ये भी देखता है कि जुडिशल कमीशन जो है वो किस तरह काम कर रहा है। एक तो सर, क्या ये मुआहदे में लिखा होता हुआ है, या अगर ऐसा होता है तो क्या पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं अगली किस्त के लिए? कि 40 चीज़ें जो हमने उनके साथ एग्री की थी जिस वक्त ये फ्रेमवर्क डिसाइड हो रहा था, तो उसमें अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज भी थे। तो आपको पता है कि इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक तो इस बात से भी होता है कि वाशिंगटन बहादुर कितना आपसे खुश है। अब आते ही उन्होंने हमारी जो है वो अमदाद भी बंद की हैं, USAID भी बंद किए हैं। तो इस वक्त आपने उनका रवैया देखा है वाशिंगटन का कि उन्होंने सबसे पहले इंडिया के 104 आदमियों को जहाज़ में बैठाकर, और जिस तरह का इंडिया ने एहतजाज किया कि वहाँ तो बड़ा इनह्यूमन किस्म का एटीट्यूड था, हाथ पांव बांधे हुए थे। तो ये वाशिंगटन में जब ट्रम्प साहब आते हैं तो वो फिर बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल बातें होती हैं। तो इस लिहाज से ये मिशन भी भेजा गया है कि इस मुल्क के बारे में हमें इतलात मिल रही हैं कि यहाँ तो बहुत सी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, गवर्नेंस के, जुडिशरी के इश्यूज हैं। तो वो फौरी मिशन जो है वो जाकर वापस रिपोर्ट करेगा। तो अगर हम इसको इस तनाज़र में देखें तो बिल्कुल उनके पास मैंडेट तो है, क्योंकि जब आप इस तरह के लोन लेते हैं तो उसके साथ बहुत सी स्ट्रिंग्स अटैच होती हैं जिसमें ये चीज़ें भी शामिल हैं। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपकी ये बात सही समझा हूँ तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ये जेपरडाइज भी हो सकता है अगर हम ट्रांसपेरेंसी या जो मेयारात वो मुकर्रर कर चुके हैं, जो हम कमिट कर चुके हैं, अगेन हम तमाम काउंट्स पे हम जो है डिलीवर करेंगे, खुदा न खास्ता अगर ऐसा है तो व्हाट कुड बी दी फ्यूचर ऑफ दिस ट्रैश? जी देखिए, अभी एक जो उनका रेगुलर मार्च में आना है कैसन, उसमें तो जो फंडामेंटल बेंचमार्क है उसमें भी IMF को इतराज़ होगा कि आपको पता है FBR ने अपना जो है वो हदफ पूरा नहीं किया और बड़े वाइड मार्जिन से पूरा नहीं किया है। तो बड़ा इस वक्त मुश्किल हालात होंगे, और ख़ास तौर पे अभी समझ नहीं आ रही कि वाशिंगटन में ऊँट जो है किस करवट बैठेगा। तो ये जो इस वक्त अनसर्टिनिटी की फ़ज़ा पूरी दुनिया में पैदा हो रही है, उसमें पाकिस्तान को तो ज़्यादा मसाइल होंगे, क्योंकि वो तो अब किसी को पैसा देना ही नहीं चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं कि उन्होंने उन ममालिक में भी USAID बंद कर दिए जहाँ उनके वाइटल इंटरेस्ट समझे जाते थे। तो इस वक्त किसी बहुत हतमी बात कहना बहुत मुश्किल है कि आने वाले दिनों में क्या हालात होते हैं, मगर मुश्किलात ज़रूर सामने नज़र आ रही। जी मियाँ साहब, लेकिन डॉक्टर साहब, IMF से बाकी मुल्क भी कर्जा लेते हैं, क्या पाकिस्तान सिर्फ कर्जा लेता है? और हमारे यहाँ जो IMF का ये वफ्द आया है और इन्होंने बाकायदा तौर पर जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, खुदा न खास्ता कल ये आगे बढ़कर जो है डिफेंस के मामला पर भी जाएं, तो इस तरह ये क्या दूसरे मुल्कों में भी ऐसा ही इस तरह करते हैं? IMF जो है उसका वफ्द जाता है और इस तरह तफ्तीश करता है, या पाकिस्तान के साथ ये ख़ास सलूक किया जा रहा है? नहीं, पाकिस्तान ये सब इस वक्त तो ख़ास इस वक्त ज़्यादा उनके जो है वो रेडार पे इसलिए होता है कि चाइना के साथ भी हमारे ताल्लुकात जो हैं, आपको पता है ना कि अभी प्रेसिडेंट मोहतरम भी तशरीफ़ ले गए हैं, क्योंकि वाशिंगटन में एक ऐसी जगह पर भी हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने शिरकत फरमाई जो एंटी जो चीन जो था वो वहाँ इवेंट था। अब वो बड़े परेशान हैं कि एक तो उनके बंदों की यहाँ सिक्योरिटीज़ के मसाइल हैं, दूसरी तरफ जाहिर है कि हम चाहते हैं कि हम दोबारा से ताल्लुकात बहाल करें वाशिंगटन से और ट्रम्प साहब को, तो इसमें चाइना भी परेशान था। तो चाइना के लिए तो खैर खुद सदर मोहतरम तशरीफ़ ले गए, अच्छा खबरें आए, लेकिन दूसरी तरफ यकीनी तौर पे IMF अपना प्रेशर बढ़ाएगा कि चीन से हमारा डिस्टेंस क्रिएट करे, क्योंकि जो ट्रम्प की इस वक्त हॉस्टिलिटी की पॉलिसी है चाइना की तरफ, उसका कुछ असरात तो हम पर भी आएंगे। मगर जैसे मैं कह रहा था कि इस वक्त सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल है वाशिंगटन में, कुछ समझ नहीं आ रही है कि वो किस तरफ, क्योंकि उनका जिस दिन चाहता है वो एक बयान दे देते हैं। अभी गाजा पे उनका बयान देख लें, पूरी दुनिया उसके ऊपर लान तान कर रही है। तो जैसा कि तवक्को की जाती थी कि उनका कुछ पता नहीं चलता, एक दिन सुबह उठकर वो क्या बयान दे और फिर सारी जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एक्सप्लेन करती रहे कि उसका ये मतलब नहीं था कि वो वहाँ फौजें उतारेंगे, उनका तो कुछ और मतलब था। तो इसी ज़िमन में देखें तो IMF जो है वो हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो बढ़ाएगा, और उसकी वजूहात में सबसे बड़ी वजह मैंने आपसे अर्ज़ कर दी कि वो चाइना से हमारी कुर्बत का मसला है।
मगर ये जो क्या कोई एक बड़ी खबर ये है कि सोने की खरीदारी जो है वो बड़ी तेजी से हो रही है। सोना जो है वो बड़ी तेजी से खरीदा जा रहा है और सोना महंगा होता जा रहा है, 4 लाख पे चला गया है, 5 से 6 लाख रुपए तक जो है वो जाने का इम्कान है। अरब जो है वो सोना खरीद रहे हैं। तो क्या ये डॉलर के जवाल की निशानी है कि सोना बेतबारी इसलिए खरीदा जा रहा है कि डॉलर पे बेतबारी है और सोना जो है धड़ाधड़ खरीदारी की जा रही है कि ताकि मुतबादिल करेंसी शायद आगे सोना ही हो और डॉलर जो है वो उसका जवाल शुरू हो जाए? आप क्या देखते हैं सर? ये सब ये तो बात ठीक है कि जिस वक्त जो अमेरिका की रियासत है वो भी एक क्रम्बलिंग एम्पायर का नक्शा पेश कर रही है, तो इर्द गिर्द जितने भी ममालिक हैं वो परेशान हैं, इसलिए वो अपनी अपनी पोजीशन सिक्योर कर रहे हैं। क्योंकि आने वाले दिनों में अगर ये हालात जारी रहे तो उनको पता है कि डॉलर जो है वो बहुत बुरी तरह जो है वो नीचे भी आ सकता है और उसके अनसर्टिनिटी की वजह से और भी हालात ख़राब हो सकते हैं। और उधर रशिया और चाइना और दूसरे ममालिक मिलकर ब्रिक्स के अंदर अपनी एक अलहदा पोजीशन भी बना रहे हैं। तो ये जो चेंजिंग टाइम्स होते हैं उसमें इस तरह के मसाइल आते हैं, मगर पाकिस्तान चूँकि माशी तौर पे बहुत कमज़ोर हो चुका है तो हमें इसके नुकसानात ज़ाहिर है उन ममालिक के। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, इंटरजेक्ट कर रहा हूँ। ये फरमाइए कि क्या टेल स्पिन में जा सकता है डॉलर, जिसे टेल स्पिन हम कहते हैं, या अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी 5-10 साल लगेंगे इसकी बर्बादी को, मतलब जो कहा जा रहा है? काई साहब, जब चेंजेस आती हैं ना तो बड़ी अनएक्सपेक्टेड आती हैं, क्योंकि आपको पता है कि लोग जो प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं तो आम हालात के मुताबिक, मगर अब जो ब्रिंकमैनशिप का मैं वर्ड यूज़ करूंगा, जो ट्रंप साहब की ब्रिंकमैनशिप है, वो हो सकता है कि अमेरिकन जवाल को ज़्यादा करीब कर दे, क्योंकि वो हर तरह ऐसी पॉलिसियाँ अपना रहे हैं कि मैं यानी कि कनाडा पे भी कब्जा कर लूँ, मैं ग्रीनलैंड भी ले लूँ, मैं पनामा भी ले लूँ। तो जाहिर है इस तरह की जो बातें होती हैं वो फिर दुनिया में एक हलचल तो पैदा करती हैं और लोग फिर पोजीशंस उसके खिलाफ तो लेते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी अगर ये हमें कुछ देखना होगा कि वाशिंगटन में ये हलचल कब ठहरती है और किस तरफ को ठहरती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि कौन सी करेंसी चैलेंज कर सकती है, फ्यूचर की करेंसी क्या हो सकती है इफ दीज थिंग्स हैपन द वे वी आर प्रिडिक्टिंग? देखिए, अभी तो सबसे बड़ा मसला ये है कि जो अल्टरनेट चीज़ें बनेगी उसमें वो एक दूसरे की करेंसीज के साथ काम करेंगे बजाय डॉलर को स्टैंडर्ड बनाए। इसके लिए आपको पता है ब्रिक्स के अंदर और पिछले दिनों में रशिया के साथ यूज़ भी किया है इस तरह की चीज़ें, ईरान ने भी यूज़ किया है और इवन टर्की वगैरह भी इसके बारे में आपको पता है कि वो कोई नॉनसेंस नहीं लेते हैं, चाहे कितना भी अमेरिका जो उनको कहे। अब कई ममालिक ऐसे हैं जो आपस में फिर एक दूसरे की करेंसीज के जो है वो रिजर्व्स क्रिएट करेंगे और उसी के ज़रिए एक दूसरे की चीज़ें खरीदेंगे, क्योंकि ये बाईलैटरल होगा, जितना वो माल खरीदेंगे उतना ही वो खरीदेंगे। तो इस लिहाज से उनकी करेंसीज ही आपस में एक तरह का ट्रेडिंग बन जाएगी। अगर कोई नई करेंसी नहीं भी उभरती बहुत जल्दी तो आप बहुत जल्द देखेंगे कि लोग जो है वो अपनी अपनी करेंसीज के अंदर काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे बजाय इसके कि वो डॉलर को अपना जो है वो पैमाना जारी रखें। जी मियाँ साहब, मियाँ साहब। डॉक्टर साहब, मैं एनर्जी क्राइसिस पे भी बात करूंगा और एनर्जी की कीमतों में भी बात करूंगा। आईएमएफ कहता है कि गैस की कीमतें बढ़ाई जाएं ताकि लोग बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करें, और दूसरी जानिब देखा गया है कि जो एनर्जी टास्क फोर्स है उसने 45 IPPs से मज़ीद जो है वो बातचीत करने का आगाज़ कर दिया है। 30 से पहले बातचीत कर चुके हैं। तो क्या आप समझते हैं डॉक्टर साहब कि आइंदा आने वाला मौसम गर्मा में बिजली की कीमतें जो हैं वो कम होने वाली हैं, बिजली की कीमतें कम होंगी, क्योंकि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो तो कम हो रही है और तिमाही एडजस्टमेंट भी कम हो रही है, क्या बुनियादी कीमत भी कम होगी? उसमें मियां साहब सबसे बड़ा मसला अभी तक वही है कि अगर हम जिस तरह से बिजली पैदा कर रहे हैं वो ज़्यादा आपको पता है इम्पोर्टेड जो फ्यूल है, अब उसमें जाहिर है कि जब तक कमी नहीं आती है तो कोई बहुत बड़ी रिलीफ तो नहीं मिलने वाली। फिर दूसरा मसला अभी तक हमें पता है कि कीमतें अगर कम हुई भी तो मार्जिनली कम होंगी, एकदम से उसके अंदर बहुत बड़ी डिप आना मुश्किल है। और दूसरा मसला हमारा वही है कि जो हमारे लाइन लॉसेस है और जो हमारी चोरी होती है उस पर हम काबू नहीं पा रहे हैं। वो अपनी सबसे डिस्ट्रीब्यूट जब होकर उसकी कीमत बढ़ती है तो जब्त के लिए तकलीफ बनती है। तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि बहुत ड्रास्टिकली कम होगी, लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ हद तक कीमतें नीचे ज़रूर आएंगी और उसका फ़ायदा हो सकता है कि आम लोगों तक भी पहुँचे, मगर
आम लोगों का मसला ये है कि वो इतनी महंगी बिजली लेने की बजाय जब उन्हें फिर जाहिर है कि और तरह के मौके भी हासिल होते हैं, खुद इनके लाइनमैन जाकर जो है वो डॉक्टर साहब, इट इज ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो एंड थैंक यू मच फॉर एनलाइटनिंग अस ऑन स्कोर ऑफ इश्यूज, जिसमें हमने एनर्जी की भी बात भी की, IMF और बात की। हालात मुश्किल हैं और इन मुश्किल हालात के अलावा दुनिया भी मुश्किल है, मगर एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे अमेरिका की, सऊदी अरेबिया की, इजराइल की, वहाँ क्या हो रहा है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब एक और अहम स्टोरी की तरफ हम जाते हैं जो कि शायद आज की दुनिया की और आलमी तौर पर, मकामी तौर पर बहुत अहम स्टोरी। मेरे साथ मौजूद हैं मुमताज़ दिफाई तजिया निगाह जनाब मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब। बहुत शुक्रिया जनरल साहब। जनरल साहब, एक बात जो कही गई कि सऊदी अरब में एक रियासत बनाई जाएगी, मैं एक और एंगल, ज़ाहिर है इसके खिलाफ बातें हो रही हैं और तनकीद भी आ रही है, लेकिन क्या किसी को रियलाइजेशन है कि 1-1.5-2 बिलियन मुसलमानों की क्या एसोसिएशन है और ये क्या खेल है? और अगर इस तरह का कोई यानी एडवेंचर किया गया तो उसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं इस पे, और क्या डू यू थिंक दे आर सीरियस एंड दे विल कैरी आउट दिस प्लान, इजराइल और अमेरिका? जनरल साहब, मेरा ये ख्याल है, देखें ट्रंप साहब ने एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा ये बयान दिया है कि मैं गज़ा की पट्टी एक बेहतरीन पट्टी है और इसके साथ साहिल समंदर लगता है, यहाँ बहुत अच्छे रिजॉर्ट्स बन सकते हैं और मैं इसे ख़रीदना चाहूँगा। और ये इन्हें सूट करता है कि गज़ा की पॉपुलेशन को कहें कि जॉर्डन में चले जाओ, इजिप्ट में चले जाओ या सऊदी अरेबिया इनको ले ले, जैसे उन्होंने कहा है कि वहाँ एक फ़लस्तीनी रियासत बना लें। तो ये अल्टीमेटली मैं ये समझता हूँ कि ग्रेटर इजराइल का ये मंसूबा है और उसको ये आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड कर रहे हैं। अगर मुसलमान ममालिकों ने और OIC ने ख़ास तौर पे इसको सीरियसली ना लिया तो इसके बड़े सख्त सीक्वेंसेस हो सकते हैं। अच्छा, ये यानी जनरल साहब एक और बात, जनरल साहब जो ट्रम्प जी मियां साहब गो हेड। जी जनरल साहब, मैं सवाल ये करना चाहूँगा कि ट्रंप ने गज़ा को खाली कराने का ये बात की है। गज़ा को यरूशलेम की कुंजी कहा जाता था और इसको अगर खाली कराना है तो कोई मंसूबा होगा, बहुत बड़ा मंसूबा होगा, लेकिन ट्रंप कहते हैं कि तमीर नौ का मंसूबा है। क्या आप समझते हैं कि ये वाकई तमीर नौ का मंसूबा है या अरब के ख़िलाफ़, मशरक़ वुस्ता के ख़िलाफ़, आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बड़ी गहरी साजिश है? देखिए, ये दोनों चीज़ें हैं। अब ये जितने यहाँ वहाँ पे बॉम्बिंग हुई है, जितना वहाँ पे असला से वहाँ फायरिंग की गई है, यहाँ जितने वहाँ पे एक्सप्लोसिव मौजूद हैं, ये तो खुद इजराइल ने माना है कि हमने 40,000 टारगेट्स को गज़ा की पट्टी में इंगेज किया है। और मैं इसका हिसाब लगा रहा था, 70 से 80 गज के फासले पर उन्होंने टारगेट्स को इंगेज किया है। तो चप्पे चप्पे पे वहाँ बॉम्ब पड़े हुए हैं। अब या तो मुस्लिम ममालिक मिल के इसको साफ कर लें और या इस किस्म के आइडियाज़ आते रहेंगे। लेकिन ये ट्रंप साहब ज़रूर चाहेंगे कि इसमें से जो इतना ज़्यादा वहाँ असला पड़ा हुआ है उसको साफ़ किया जाए। अब उसके बहाने से वो कह रहे हैं कि हम इसको साफ़ कराएंगे और ख़ुद इधर आ जाएंगे। तो मुसलमान ममालिक को इस पर एक सख्त स्टांस लेना चाहिए कि ये इलाका मुसलमानों का है और इस हमारे में इतनी ताकत है, सलाहियत है कि हम खुद से तमाम इसको रीबिल्ड भी कर सकते हैं और एक स्ट्रॉन्ग रिबटल OIC की तरफ से आना चाहिए। और जैसे मैंने पहले अगर कहा, अगर मुस्लिम रिएक्टिव मोड में रहे, जैसे कि इस वक्त US सुपर पावर है, उसने तमाम बड़े ममालिक को रिएक्टिव मोड में डाल दिया है, चाहे रशिया है, चाहे चाइना है, या उसके इवन दोस्त ममालिक कनाडा है। वो टैरिफ की बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि ये टैरिफ बड़ा बज़वर्ड मुझे अच्छा लगता है। तो इनके साथ तो टैरिफ से वो डील करेंगे। जहाँ तक मशरिक़ वुस्ता है, वो इसराइल में और इसको मजबूत करना चाहेंगे और वो चाहेंगे कि इस्लामी ममालिक उसमें कमज़ोर हो, एक एक करके कमज़ोर हो, या जिस तरीके से भी वो कमज़ोर हो सकते हैं उनको कमज़ोर करने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें मुसलमान ममालिक के लिए भी चैलेंज है मुसलमान ममालिक का, क्योंकि एक तरफ अगर मुसलमान ममालिक जो हैं रिस्पांस OIC के प्लेटफॉर्म पे देते हैं तो उसका तो कोई वक़्त नहीं रही। क्या रिस्पांस करें, क्या अपनी फ़ौजी ताकत दिखाएं, क्या पूरे मुसलमान मुल्क इकट्ठे होकर पूरा आलम इस्लाम बैक आवाज़ बन के अमेरिका और इसराइल के खिलाफ खड़े हो जाएं? क्या करें, क्योंकि बातचीत पे तो वो मानने वाला नहीं है। देखिए, हमने जो सीखा है या हमें जो इस्लाम कहता है कि तमाम मुसलमान जो है एक जिस्म की मानद हैं और अगर एक जिस्म के किसी हिस्से को नुकसान जो उसको दर्द हो तो पूरा जिस्म उसका दर्द महसूस करता है।
बट इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी है वो ऐसी नहीं है। इस वक्त मुस्लिम दुनिया तितर बितर है। चंद ममालिक हैं जो उसके खिलाफ, इसराइल के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। उसमें सबसे पहले सऊदी अरेबिया है जिसकी सरहदें जॉर्डन के साथ मिलती हैं। मैंने खुद एज ए यंग ऑफिसर कैप्टन में जो उनका सबसे शुमाल में कायदा मंतका शुमाली और गरबिया जो उनका एरिया, उसका एरिया कमांडर्स हैं, एरिया कमांड है जिसकी सरहदें जॉर्डन से मिलती है, मैंने वहाँ सर्व किया हुआ है। तो अगर इन्होंने इसको अपनी इस सेंसिटिविटी को ना समझा और अगर गजा पे कब्जा कर लिया ट्रंप ने, उसका अगला हदफ जॉर्डन होगा और उसके बाद सऊदी अरेबिया की बारी आएगी। तो मेरा ख्याल है इसमें ये रियलाइजेशन है, इसलिए उन्होंने ओआईसी का इजलास इस महीने के आखिर में बुलाया है और मुझे उम्मीद है उसमें कुछ यूनिफाइड और सख्त स्टांस वो लेंगे। जनरल साहब, एक और बात में एक और एंगल से, बिल्कुल एक डिफरेंट एंगल से, लेकिन इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते। आपको याद है, कोई पुरानी बात नहीं है अरब स्प्रिंग की, और अब जब ये गजा पर इस किस्म की बर्बरियत मुसल्लत की गई तो यूरोप में ज़्यादा रिएक्शन आया, मुस्लिम उम्मा में इतना कम आया। मगर अगर ये होता है तो क्या जो आबादियाँ हैं वो तो बिलबिला उठेंगी, और ख़ास तौर पर अगर सऊदी अरब को ये टारगेट करते हैं तो फिर तो ये शख्सी हुकूमतें भी खतरे में होंगी और एक बड़ी अवामी लहर, जो एक बड़ी अरब स्प्रिंग भी पैदा हो सकती है। डू यू रूल इट आउट? नहीं, मैं इसको बिल्कुल रूल आउट नहीं करता। इसके बड़े चांसेस हैं क्योंकि ये सोशल मीडिया और कनेक्टिविटी का ज़माना है। इसमें हर आदमी के पास स्मार्टफोन है, वो उस पर ट्विटर पे, फेसबुक वगैरह पे कनेक्ट रहता है। तो अगर अरब के रूलर्स ने पॉपुलर अवाम की आवाज़ ना सुनी और अगर ट्रंप ने या इसराइल ने ग्रेटर इसराइल का जो है मंसूबा उसको तरफ चले, तो ये जो एक स्प्रिंग है जैसे आपने रेफरेंस किया, ये दोबारा एक पॉपुलर मूवमेंट खड़ी हो सकती है और अगर वो खड़ी हो गई उसके सामने कोई नहीं ठहर सकेगा। अच्छा, यानी यू डोंट रूल इट आउट। अच्छा, आपको क्या लगता है? बहुत बड़ी खबर एक और है। जी जी, बताएं मियां साहब। सर जी बताएं, गो अहेड। मैं जनरल साहब एक और तरफ ले जाना चाह रहा हूँ मामले को कि एक बहुत बड़ी खबर है कि तुर्क सदर पाकिस्तान का दौरा करना चाह रहे हैं और वो दौरे पर होंगे 12 फरवरी को दौरे पर होंगे। इस हवाले से भारत में बहुत बड़ा वावेला है क्योंकि पाकिस्तान और तुर्किया की जानिब से खबर ये आ रही है कि एक फाइटर जेट तैयारे बनाने की एक फैक्ट्री जो है वो लगाई जाएगी जो 5th जनरेशन सलाहियत का होगा और AI गाइडेड होगा। तो क्या आप समझते हैं कि ऐसा संगे मील अबूर किया जा सकता है? क्या दोनों मुल्कों में ऐसा पोटेंशियल है कि वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट और इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। और मैं बताता चलूं, ये सारी दुनिया को पता है कि हमारी और टर्की की डिफेंस प्रोडक्शन में और डिफेंस के इक्विपमेंट के अंदर बड़ी क्लोज कोलैबोरेशन है। देखें, वो हमसे सुपर मशाक ले रहे हैं। उनके जो पायलट्स हैं वो पाकिस्तानी जहाज़ों पे जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर्ड हैं, उनकी ट्रेनिंग की, पायलट्स की ट्रेनिंग की पाकिस्तानी जहाज़ से स्टार्ट होती है। और मैं मुझे इसका पता है और मैं कई प्रोग्रामों में इनसे क्लोजली इसमें हूँ कि हमारी उनके साथ बड़ी एक स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग है जिस तरह की हमारी चाइना के साथ है। तो ये इस किस्म की कोलैबोरेशन को हमें प्रमोट करना चाहिए। और जो अगला ज़माना आ रहा है ये रीजनल कोऑपरेशन का आ रहा है, ये इसकी SCO का आ रहा है और इसमें जैसे आसियान का है और इसी तरीके से ये बाकी जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे OIC है, ये इसका आ रहा है। तो ये कोऑपरेशन पाकिस्तान की और चाइना की बिल्कुल ये एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है और ये जारी रहेगी इंशाल्लाह। जनरल साहब, एक और है जो हमने शुरू में बात की थी, मैं थोड़ा सा मौजू को वापस लेके जाता हूं क्योंकि एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक विंटर का इशारा भी मिलता है और जो आज अमेरिकन रूलिंग क्लास या जो वो धड़ा जिसको लीड करते हैं किबला ट्रंप साहब, वो इसके जवाल को रोकने के लिए ये नी जर्क रिएक्शन भी इसे कहा जा रहा है और वो इनवर्ड देख रहे हैं और वो समझते हैं कि हम बाहर पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करें। डू यू थिंक कि जो एक सिस्टेमिक फेलियर है, एक ऑर्गेनिक क्राइसिस है इस वक्त इस आलमी सरमायादारी का, तो ये इस राट को रोक सकेंगे या जो ये काम करेंगे वो इसको तेज कर देगा आपकी नजर में इस सवाल को? मैं ये देखता हूं, देखें कि अमेरिकन को ये रियलाइज हो गया है कि वो दूसरी जंग अजीम के बाद ज़्यादातर दूसरे मुल्कों की जंगों में वो मुलविस रहे हैं। 20 साल उन्होंने से ज़्यादा वियतनाम में लगाए, 20 साल उन्होंने अफगानिस्तान में लगा दिए, इसी तरह से इराक में आए और मुख्तलिफ जंगों में सेंट्रल अमेरिका में मसरूफ़ रहे। इन सब पे बड़े खर्चे आते हैं और इस दौरान आप चाइना को देखें कि उसने सिर्फ अपनी इकोनॉमिक्स पे तवज्जो दी और पहले वो बिल्कुल एक क्लोज मुल्क था, हमने उसको दुनिया से इंट्रोड्यूस किया और आज आप देखें कि उनकी इकोनॉमी अमेरिका से ऑलमोस्ट बराबर हो चुकी है। तो वो एक राइजिंग पावर है, अमेरिका एक डिक्लाइनिंग पावर है
और राइज एंड फॉल ऑफ नेशन एक कुदरती सिलसिला है। तो अमेरिका के ये डाउनफॉल का ज़माना है, वो जितना उसको डिले कर सके वो करना चाहेंगे। चाइना इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो दिन के साथ दिन ब दिन वो तरक्की करेगा। ना चाइना के राइज को कोई रोक सकता है, ना अमेरिका के जो डिक्लाइन है उसको कोई रोक सकता है। अमेरिका उसको थोड़ा डिले ज़रूर कर सकता है। अच्छा, एक और मियां साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जनरल साहब, जो गजा में जी प्लीज जनरल साहब, गजा में जो ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो तामीरात करेगा, तामीरें नौ करेगा, क्या ये 1948 जैसा मंसूबा तो नहीं है जब इजराइल ने वहाँ पर आबादकारी की थी और इजराइल की बुनियाद रखी थी, और अभी भी पूरी दुनिया से इजराइली और दीगर जो इस तरह के सहूनी नवास हैं उनको वहाँ पर ला के जो बसाने का इरादा है और वहाँ पर फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जो है वो की जाए और उनको सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया जाए, क्या वो आबादकारी का मंसूबा तो नहीं? देखिए, बिल्कुल इसी किस्म का मंसूबा है। अब ये चाहे इलाका गज़ा का हो, चाहे वेस्ट बैंक का हो, चाहे यरूशलेम का हो, ये सारा फ़लस्तीनियों का इलाका है। ये तो देखें, जैसे इंडिया कहता है ना घुस बैठी है, ये तो यहूदी तो घुस बैठी है जो कि आर्जी तौर पर आए और घर को उस पर कब्जा करके बैठ गए। तो ये मंसूबा ज़रूर है। और एक देखें, एक जो है जैसे डॉक्टर इसरार साहब कहते थे कि एक ग्रेटर इजराइल का भी मंसूबा है, और उसका नक्शा नेतन्याहू साहब खुद यूनाइटेड नेशन में दिखा चुके हैं। और उसमें सारा जॉर्डन का इलाका, कंप्लीट सीरिया, और जैसे जो दरिया फरहात है, यूफ्रेटिस रिवर तक का इलाका, और वो कब्जा करना चाहते हैं। उनका ये डिज़ाइन ज़रूर है, बट इंशाल्लाह उसमें कभी कामयाब नहीं होंगे अगर मुसलमान ममालिक मुत्तहिदा होंगे। जी, मैं जनरल साहब, क्योंकि माफ़ी चाहता हूँ, आई हेट टू इंटरजेक्ट, मगर एक सवाल आपसे पूछना है। ऑपरेशन शॉक एंड ऑ तो हमें याद है, एक सबक तो हमने सीखा कि हम फौजों को शिकस्त दे सकते हैं, समाजों को नहीं दे सकते। चाहे आप इराक को ले लें, अफगानिस्तान को ले लें, तो डोंट यू थिंक दे आर डूम्ड इवन इफ दे जाते हैं वहां अंदर जाके स्लाटर के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखें, ये जो अगर इन्होंने ऐसा उसको ग्रेटर इजराइल के मंसूबे को अमली जामा पहनाने की कोशिश की तो ये अमेरिका के डाउनफॉल को बड़ा तेज कर देगा। और मेरा अपना ये ख्याल है कि उसको कम से कम थोड़े नियर फ्यूचर में ये नहीं करेंगे, धमकियाँ वगैरह देते रहेंगे, कोर्स करते रहेंगे ताकि मुसलमान ममालिक इनको एक्सेप्ट कर लें। लेकिन अगर OIC ने और मुसलमान ममालिक ने एक सख्त इसका रिस्पॉन्स दिया तो इसको कभी नहीं करेंगे। अब देखिए उन्होंने किया क्या हुआ है कि जैसे मैं कहना चाहूँगा कि UAE से डेली दुबई से 13 फ्लाइट्स जाती हैं तल अवीव, इसी तरह अबू धाबी से भी आती हैं, इसी तरह और इस्लामी ममालिक से भी आती हैं। तो अगर हमने सिर्फ अपनी जो इस्लामी ममालिक हैं अगर इसराइल का मसनूआत का बाइकआउट कर दें और ट्रेड का बाइकआउट कर दें तो ये बहुत जल्द हमारे कदमों और घुटनों पे आगे माफ़ी मांगेंगे हमसे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड जनाब तारिक रशीद साहब, थैंक यू वेरी एंड लाइटनिंग अस। मगर इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हुए मैं सिर्फ एक बात अर्ज़ करूँगा कि एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस दफ़ा आलम इस्लाम के मुसलमान भी खामोशी से नहीं देखेंगे और हमें तहरीकें और इनकलाबात यूँ मुझे लगता है ये खुद इस पर कर देंगे जो अमेरिकन इस वक्त रूलिंग क्लास या ट्रंप साहब हैं। यह था हमारा आज का शो, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।